मई की गर्मियों का एक आम सा दिन था रविवार, तारीख 29 मई और साल था 2022। शाम के 5:30 बजे के आसपास पंजाब के एक रास्ते से गुजरती एक महिंद्रा थार और उसे चला रहा था पगड़ी पहने एक 28 साल का हट्टा कट्टा नौजवान लड़का, जो अपनी बीमार मौसी से मिलने वहां से थोड़ी ही दूर पंजाब के ही बरनाला जा रहा था। उसके साथ इस गाड़ी में था उसका एक पड़ोसी जो को पैसेंजर सीट पर बैठा था और एक उसका कजिन जो कि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। इस थार गाड़ी के पीछे थी एक कोरोला ओल्टिस कार और इस कोरोला कार के पीछे पीछे चल रही थी एक बोलेरो गाड़ी। एक तीखे मोड़ के बाद अचानक कोरोला ओल्टिस थार को टेक ओवर करती है और उसके ठीक सामने आकर रुक जाती है। थार के रुकते ही पीछे से आ रही बोलेरो कार भी थार के पीछे रुकती है और अब दोनों गाड़ियों कोरोला और बोलेरो से कुछ आदमी बाहर निकलते हैं और थार पर सवार उस लड़के पर दनादन गोलियां चलाने लगते हैं। 30 गोलियां मारने के बाद दोनों गाड़ियां जब वहां से चली जाती है तो पीछे रह जाती है थार को चलाने वाले उस लड़के का खून से सना 19 गोलियों के साथ शरीर। और जब लोगों ने इस लड़के को पहचाना तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। ये लड़का था पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला। और पुलिस के रोंगटे तब खड़े हो जाते हैं जब बैलिस्टिक रिपोर्ट से पुलिस को मालूम चलता है कि सिद्धू मूसेवाला को कोई आम गन, पिस्टल या कट्टे से नहीं बल्कि रशियन ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल AN-94 से मारा गया था। शुक्रवार दिन 22 सितंबर और साल था 2023। कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक सुक्खा दुने का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की हत्या कर दी है। खालिस्तानियों का मददगार था सुक्खा और अब उसी बीच एक और घटना हुई है जिसके अंदर कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की हत्या हुई है। मंगलवार दिन 5 सितंबर साल 2023। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की उन्हीं के घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और जब इन सब में शामिल आरोपी की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया जाता है तो जो सामने नाम चलकर आया वो था लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन इससे पहले कि हम लॉरेंस बिश्नोई की कहानी शुरू करें, हम कहानी इससे भी पहले, बहुत पहले से शुरू करेंगे। यह था साल 2011। फरवरी की सर्दियां जाने को थी कि चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में कॉलेज के 2 गुटों में हुई एक मुठभेड़ में जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो लगा गर्मियां वक्त से पहले शुरू हो गई। लेकिन यह मुठभेड़ उस मुठभेड़ के सामने कुछ भी नहीं थी जो इस मुठभेड़ के बाद पूरी दुनिया के सामने आने वाली थी। बताया जाता है कि कॉलेज के इस ग्रुप के छोटी सी मुठभेड़ में 18 साल का एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल थी, जिसमें कि इस लड़के की गर्लफ्रेंड मारी जाती है। अब यहां से ये लड़का बदला लेने की कसम खाकर निकलता है जो पिछले 13 सालों में खून की नदियां बहाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। आखिर कौन था ये लड़का? कौन है लॉरेंस बिश्नोई जिसने पूरे उत्तर भारत को दहशत में रखा हुआ है? और सिद्धू मूसेवाला और गोगामेडी हत्याकांड का इन सबसे क्या रिश्ता है? आइए जानिए मेरे साथ। और अब आज तक के पास एक ऐसा सबूत आया है जो इस मर्डर केस की परतें खोलने वाला है। आज तक इस वक्त एक बड़ा खुलासा कर रहा है। जो खुलासा है All right, we're now moving to a very different story. This is a story coming in related to the gangster Lawrence Bishnoi. The National Investigative Agency is seeking 12 days of custody of the gangster. The NIA is telling reports that we're investigating the Sidhu Moosewala case. Remember, the Sidhu Moosewala case is a case in which the famed, well-loved musician was shot dead. पुलिस को लगता है कि काम अपने ही हिसाब किताब से करना है और कंप्लेंट पर कब कार्रवाई करनी है या उसे छोटा मोटा बताकर इग्नोर कर देना, ये तमाम चीजें इनकी चलती हैं। और इसका असर होता है। उसका असर क्या होता है कि गली गली में छोटे छोटे गुंडों पर जब नकेल नहीं कसी जाती है, उस पर सिस्टम ढीला पड़ने लगता है, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर वजूद में आते हैं। अबोहर पंजाब पुलिस के कांस्टेबल रविंद्र कुमार का घर तब खुशियों से जगमगाने लगा जब फरवरी 1993 को उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया लॉरेंस। साल 1997 आते आते रविंद्र ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और पुरखों की जमीन पर खेतीबाड़ी का काम संभालने लगे। कक्षा 10 तक लॉरेंस ने अबोहर के ही एक कॉन्वेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए लॉरेंस के पिता ने उसे चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में भेजा जहां लॉरेंस ने 12वीं पास की। इसके बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और पढ़ाई करते करते उसने अपना छात्र संगठन बनाया जिसका नाम था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसे सोपू के नाम से भी जाना जाता है। और इसी बैनर के साथ लॉरेंस ने स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष पद के लिए कॉलेज का चुनाव भी लड़ा और उसके सामने थे उदय और डक ग्रुप, जिससे कि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव हार गया। और इस हार के बाद फरवरी 2011 में एक दिन चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में लॉरेंस और उसके विरोधी ग्रुप का आमना सामना हो गया। खबरें बताती है कि इस लड़ाई के दौरान लॉरेंस ने उदय ग्रुप के ऊपर फायरिंग कर दी और इस लड़ाई में लॉरेंस का निजी नुकसान हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड इस लड़ाई में मारी जाती है। अब गर्लफ्रेंड की मौत पर 2 कहानियां सामने आती है। एक तो ये कि लड़ाई के दौरान लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को गोली लग जाती है और वही उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी कहानी ये कि विपक्षी गुट ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया और इस घटना को मिली भगत से हादसे का रूप दे दिया। कहा जाता है लॉरेंस अब बदला लेने पर उतारू हो जाता है और यहां आधिकारिक रूप से पहली बार था जब लॉरेंस ने गन उठाई थी। यह भी पहली बार था कि पुलिस के रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम दर्ज हुआ था।
लेकिन जब लॉरेंस गिरफ्तार होकर जेल जाता है और परीक्षा देने परीक्षा हॉल में आता है तो ये आखिरी बार था जब लॉरेंस कॉलेज आता है, क्योंकि इसके बाद लॉरेंस ने पढ़ाई ही छोड़ दी और इसके बाद अपराध की यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो जाता है। इसके बाद लॉरेंस पुंजगुप्त भगवानपुरिया के संपर्क में क्या आया कि इस दलदल में धंसता ही चला गया। हालांकि कहा जाता है कि लॉरेंस इससे पहले भी अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था, हालांकि उसका कहीं भी नाम नहीं आया था। जैसे साल 2006 में डिम्पी नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी जिसमें लॉरेंस के करीबी रॉकी का नाम आया था। लोगों का कहना है कि इस घटना में भी लॉरेंस का ही हाथ था, लेकिन ये कभी सिद्ध नहीं हो पाया। 2011 में चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में हुई फायरिंग में पहली बार उसका नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज हुआ और उसके बाद से लॉरेंस के दिल से रहा सहा डर भी जाता रहा और उसकी गुंडागर्दी दिनों दिन बढ़ती चली गई। एक बार पुलिस की फाइलों में नाम आने के बाद से लगभग हर कांड में उसका नाम आने लगा। एफआईआर में उसका नाम होना अब कोई बड़ी बात नहीं रही। हालत ये थी कि 2011 में नाम सामने आने के बाद से लॉरेंस का नाम अब तक 60 से ज्यादा एफआईआर में आ चुका है, वो भी तब जबकि कई घटनाओं में उसका नाम सामने नहीं आ सका है। जैसे 2011 में ही फिरोजपुर के एक फाइनेंसर के साथ लूटपाट हुई थी जिसमें लॉरेंस का नाम तो सामने आया लेकिन उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया। साल 2011 में ही उस पर अपने साथी छात्र नेता पर हमला किया और उस पर हत्या की कोशिश करने का मामला भी दर्ज हुआ। लॉरेंस इस मामले में जेल भी गया और जमानत पर रिहा भी हुआ। इसके बाद उसे फिर .5 बोर की पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार भी किया गया। अगस्त 2012 में लॉरेंस के खिलाफ सेक्टर 34 थाने में हत्या की कोशिश और दंगा समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ, लेकिन लॉरेंस इस दौरान भी हत्या, लूट और रंगदारी जैसे मामलों में बराबर शरीक रहा। कई बार वो जेल भी गया और जमानत पर फिर बाहर भी आया और एक बार सिर्फ बदला लेने के लिए एक पेशी के दौरान लॉरेंस पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। ये दिन था 17 जनवरी और साल था 2015। पंजाब की खरड़ पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी जब वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। और क्या था ये पूरा मामला? असल में उसके मामा के 2 बेटों की दिसंबर 2014 में हत्या कर दी गई थी और हत्या करने वाले थे गैंगस्टर रवि मशाना और हरियाणा जेल में बंद भटिंडा के हरगोविंद सिंह। अब क्योंकि लॉरेंस इन दोनों की हत्या करना चाहता था इसलिए वो पेशी के दौरान पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ। पुलिस की कस्टडी से फरार होते ही लॉरेंस खरड़ से दिल्ली होते हुए नेपाल पहुंचा, जहां उसने 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीदी। और अभी लॉरेंस रवि मशाना को तलाश कर ही रहा था कि लॉरेंस फजीलका पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये दिन था 4 मार्च और साल था 2015। इधर लॉरेंस पुलिस की कस्टडी में आया तो उधर पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि लॉरेंस के बाहर रहने का मतलब था रवि मशाना और हरगोविंद सिंह की हत्या। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ऐसा कर पाता, वो फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब पुलिस को यहाँ ये नहीं मालूम था कि जेल अब लॉरेंस के लिए दूसरा घर जैसा था। लॉरेंस अब जेल में रहकर ही अपने नेटवर्क को बनाने और बढ़ाने लगा। इधर फरीदकोट जेल में रहने के दौरान वो फोन का इस्तेमाल भी करने लग गया। मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो जेल में ही लॉरेंस के पास करीब 40 सिम कार्ड थे, जिसके जरिए वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वसूली, रंगदारी और लोगों को जान से मारने की धमकियां दिया करता था। और इस दौरान ही वो हत्या की सुपारी भी लेने और देने लगा और इसका जरिया बना फोन, जो उसे जेल में ही उपलब्ध था। धीरे धीरे उसके पास विदेशी सिम कार्ड भी आ गए और इसके जरिए वो अब व्हाट्सएप से भी मैसेज भेजने लगा। फरीदकोट जेल से ही मार्च 2017 में राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांडक और एक ट्रैवलर को मारने के लिए उसने 50 लाख की सुपारी ली। जेल में बैठे लॉरेंस का सिर्फ मोबाइल से नेटवर्क कितना ताकतवर था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने जेल से ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगाई, जिसके बाद जोधपुर पुलिस ने लॉरेंस को प्रोडक्शन रिमांड में जोधपुर ले गई। ये दिन था 30 अप्रैल और साल था 2017। हालांकि जोधपुर जेल में आने के बाद भी लॉरेंस का फोन से वसूली, धमकी और रंगदारी का खेल जारी रहा, तो परेशान होकर जोधपुर प्रशासन ने उसे अजमेर की घोघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर दिया। और ये दिन था 23 जून और साल वही 2017। अजमेर की इसी जेल में लॉरेंस की जान पहचान आनंद पाल और उसके गैंग से होती है। और ये वही आनंद पाल है जो बाद में गोगा मंडी का करीबी, लॉरेंस का दुश्मन और गोगा मंडी की हत्या की वजह बना। फिलहाल यहाँ से लॉरेंस के हाथ और भी खुल गए और उसकी ताकत बढ़ती चली गई। अजमेर के जिस घोघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल की हम बात कर रहे हैं, वहां जाना एक तरह से राजस्थान में काला पानी की सजा के बराबर है, जहां सिर्फ कुख्यात किस्म के अपराधी ही रखे जाते हैं। ये जेल अपराधियों के लिए इतनी ज्यादा सख्त और कुख्यात है कि आनंद पाल ने भी इस जेल से फरार होने के लिए पेशी का ही वक्त चुना, जबकि जेल में उसने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की थी। और पेशी के दौरान फरार होने में आनंद पाल कामयाब भी हुआ। इसी जेल में आनंद पाल का भाई और उसके शूटर भी थे। और जहां बाद में आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ, तो आनंद पाल की मौत के बाद लॉरेंस ने इस गिरोह को अपना नाम और अपनी ताकत दी। जिस जेल में आने से बड़ा अपराधी खौफ का था, उस जेल में आने के बाद लॉरेंस की तो जैसे लॉटरी लग गई। नया ग्रुप, नए लोग और नई ताकत तो उसे मिली ही। वहां फोन उपलब्ध होते ही मानो उसकी सल्तनत को 4 चांद लग गए। हालांकि एक बार पुलिस कमिश्नर अशोक राठौर के कहने पर अजमेर एसपी ने एक दिन जेल में छापा मारा, तो उसके पास 2 सिम कार्ड बरामद हुए। लेकिन पुलिस के पीठ फेरते ही कुछ दिन बाद लॉरेंस के पास फिर मोबाइल और सिम कार्ड पहुंच गए।
और इस नए मोबाइल का पता पुलिस को तब चला जब लॉरेंस ने जेल में बैठे बैठे ही फोन से आनंद पाल के सियासी विरोधी सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की अपनी मोहाली के शूटर रविंद्र काली को भेजकर हत्या करवा दी। और ये दिन था 27 अगस्त और साल था 2017। और लॉरेंस का आतंक यही नहीं थमा, बल्कि जोधपुर में अपनी धाक जमाने के लिए इस घटना के 20 दिन बाद ही लॉरेंस ने अपने शूटर हरेंद्र जाट और रविंद्र काली से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव एसरानी की भी हत्या करवाई। और ये वही रविंद्र काली है जिससे लॉरेंस ने इससे पहले सरदार राव की हत्या कराई थी। इसके बाद तो आनंद पाल ग्रुप में लॉरेंस की घुसपैठ बढ़ती चली गई। आनंद पाल गुट के लोग भी उसे अपना मानने लगे और इसके बाद पुलिस ने लॉरेंस के गुर्गों की धरपकड़ भी की, लेकिन लॉरेंस ने फिर से अपना गैंग इकट्ठा कर लिया। हालत ये थी कि जो भी जेल से बाहर आता वो लॉरेंस का आदमी बनकर ही बाहर निकलता और लॉरेंस के लिए ही काम करने लगता। इस तरह लॉरेंस की धाक ताकत आसपास के राज्यों तक बढ़ चढ़कर पहुंचने लग गई। लेकिन इस दौरान आनंद पाल, जो अब तक लॉरेंस का दोस्त था, वो 2017 में बाहर आकर अपने स्तर पर वसूली और रंगदारी करने लगा और धीरे धीरे लॉरेंस से दूर और सुखदेव गोगामणि के करीबी हो गया। इधर जहां सुखदेव पॉलिटिक्स में उतर गया, वहीं आनंद पाल को एसओजी यानी स्पेशल ग्रुप ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। और ये दिन था 24 जून और साल था 2017। एसओजी की कमान उस वक्त आईपीएस दिनेश एमएन के हाथों में थी। और आपको बता दूं कि वही दिनेश एमएन है जिनका नाम सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में भी आ चुका है। हालांकि वो कहानी फिर कभी, फिलहाल वापस आते हैं लॉरेंस बिश्नोई पर। अब एक सवाल यह भी उठता है कि जब कहानी लॉरेंस की चल रही है तो इसमें आनंद पाल के एनकाउंटर में लॉरेंस का रोल क्या है। तो आपको बता दूं कि आनंद पाल की मुखबिरी में जो सबसे पहले नाम सामने आया वो था लॉरेंस बिश्नोई, वही जो पहले उसका दोस्त था। और जब वो उससे अलग हुआ तो लॉरेंस ने पुलिस को उसकी खबर देनी शुरू कर दी और इसका नतीजा ये निकला कि एक दिन एसओजी की टीम ने आनंद पाल को मार गिराया। लॉरेंस से जुड़ा ये अपनी तरह का पहला मामला था जब लॉरेंस ने किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर गोलियां चलाई थी और इस बार उसका कंधा बनी पंजाब की एसओजी टीम। और इस तरह की बातें होने लगी कि आनंद पाल ने लॉरेंस से दूर जाने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। इधर जेल में बैठकर अपनी क्राइम की सत्ता चला रहा लॉरेंस बिश्नोई 5 जनवरी को जब एक पुराने मामले में जोधपुर अदालत की पेशी से लौट रहा था तो पुलिस की जीप में ही मीडिया के लोगों ने उसे घेर लिया। और जब उससे उसके पुराने मामलों के बारे में पूछा तो लॉरेंस ने यह जवाब दिया, पुलिस का क्या है, जो हाथ आ जाता है उस पर आरोप लगा देती है। आज मुझ पर आरोप लगाया है, कल कोई और पकड़ा जाएगा तो उस पर आरोप लगा देंगे। मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मेरा आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अपराध क्या होता है ये तो जब सलमान खान को मारूंगा तो पता चलेगा। अब इस कहानी में सलमान खान का क्या रोल है, आपको बता दूं कि जब सलमान खान का नाम काले हिरन के शिकार के मामले में आया तो लॉरेंस ने ही सलमान खान को हत्या की धमकी दी थी, क्योंकि बिश्नोई समुदाय काले हिरन की पूजा करता है। और इसी धमकी के बाद मीडिया ने लॉरेंस बिश्नोई की कहानी कुरेदनी शुरू की थी और सलमान खान को धमकी देने के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई का सारा सच सबके सामने आया था। 29 मई 2022 को जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया गया तो इस हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही ली। और इसके बाद देश में अलग अलग जगहों पर हुई कई हत्याओं, धमकियों और रंगदारी में भी उसका नाम सामने आया। जब कनाडा में खालिस्तानी समर्थक सुक्खा दूने का मर्डर किया गया और आरोपी की तलाश जोरों शोरों से होने लगी, तब जो नाम सामने आया वो था लॉरेंस बिश्नोई। और ये दिन था 22 सितंबर, साल था 2023। इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस ने कहा कि यह हत्या उसने करवाई है और उसने ये सारे मर्डर तब किए जबकि वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। अब जब पुलिस ने ज्यादा सख्ती दिखाई तो लॉरेंस ने बताया कि उसने ये सब जेल से कैसे किया। और तब प्रशासन को पता चला कि किसी भी जेल में रहने से लॉरेंस को कभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं था। उसका नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उससे किसी भी जेल में रहने के बावजूद उसके अपराधों की सत्ता लगातार चलती रही थी। उसने जेल में रहकर ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से करोड़ों की वसूली की। जब एक एक करके नाम सामने आने लगे तो पता चला कि इसमें मॉल मालिक, शराब माफिया से लेकर खनन के दिग्गजों से भी बिश्नोई ने ये रकम बटोरी थी। लॉरेंस बिश्नोई की दहशत का यह आलम था कि इस लिस्ट में दिल्ली और गुजरात के सटोरिये भी शामिल थे। इन सबके नाम और पते जेल में लॉरेंस तक पहुंचते रहते और उसके एक फोन कॉल पर पैसे उसके बताए ठिकाने पर पहुंचते रहते। क्राइम की दुनिया के बड़े बड़े सिंडिकेट और खिलाड़ी को लॉरेंस बिश्नोई ने अपना गुर्गा बना रखा था, जिसमें गोल्डी बराड़, काला राणा, गुरलाल बराड़ और काला जेठरा जैसे मगरमच्छ शामिल हैं, जो ऐसे नंबर बिश्नोई तक पहुंचाते रहते जिससे करोड़ों की उगाही की जा सकती थी। हालांकि इनमें से अब गुरलाल बराड़ की हत्या हो चुकी है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पर यह सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। और ये आई हुई करोड़ों की रकम कहां खर्च होती है? लॉरेंस का सिंडिकेट, उसके गुर्गे और खुद लॉरेंस सालों से हथियारों की तस्करी में शामिल रहे हैं। उसने खुद कबूला कि साल 2018 से 2022 तक इन 4 सालों में उसने यूपी के अपने करीबी गैंगस्टर रोहित चौधरी के द्वारा आर्म्स सप्लायर कुर्बान चौधरी उर्फ शहजाद से तकरीबन 2 करोड़ के हथियार खरीदे हैं। इनमें 9mm की पिस्टल से लेकर AK-47 तक सब शामिल है। और यही वो हथियार थे जो सिद्धू मूसेवाले के मर्डर में इस्तेमाल किए गए थे। बताया जाता है कि इन कामों के लिए लॉरेंस के पास तकरीबन 1000 से ज्यादा शूटर्स हैं। लॉरेंस बिश्नोई अभी भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और उसके अपराधों की सत्ता अभी भी बिना किसी रोक टोक के चल रही है। अब आते हैं सुखदेव गोगामणि की हत्या पर। इसी साल यानी 5 दिसंबर 2023 को हुई सुखदेव गोगामणि की हत्या के कुछ दिन बाद
रोहित गोदारा ने गोगामणि की हत्या की जिम्मेदारी ली तो उसने कहा कि उसने बदले के लिए गोगामणि की हत्या की है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर जय किशन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार 3 दिसंबर 2022 को रोहित गोदारा ने राजस्थान के सीकर में राजू ठेठ का मर्डर करवाया था। राजू ठेठ की हत्या के बाद ही शेखावटी इलाके में लॉरेंस का गैंग एक्टिव हो पाया था और राजू के बाद अब बिश्नोई का ग्रुप यहाँ का कारोबारियों से पैसा वसूलने लगा। लेकिन इनमें से कई व्यापारी सुखदेव गोगामणि के करीबी थे। अब गोगामणि के छोटे भाई मंजीत पाल सिंह एरिया में एक्टिव हुए तो लॉरेंस गैंग से परेशान व्यापारी गोगामणि के भरोसे पर मंजीत पाल के साथ खड़े हो गए और लॉरेंस बिश्नोई की गन से आग निकालने के लिए इतना काफी था। अब इलाके में अपना दबदबा कम होता देख लॉरेंस गैंग ने सुखदेव गोगामणि के डेथ वारंट पर साइन कर दिया। अब क्या था, गोगामणि और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ ये कारनामा बढ़ता गया जो अब भी बदस्तूर जारी है। तो दोस्तों ये था लॉरेंस बिश्नोई और सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या का पूरा सच। अगर आपको भी लगता है कि मैं किसी हत्याकांड पर कोई सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्राइम से जुड़े ऐसे ही किसी और किस्सों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचना, हत्या करवाना ये अपराध नहीं है? मैंने उनको कहा था जी कि भाई ये हमारा दुश्मन है, भी अगर ये समझा लीजिए इसको, अगर ये टिकता तो ठीक है, नहीं टिकता तो भाई कोई बनती कार्रवाई करो इसके खिलाफ।